गुड मॉर्निंग बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स। हम लोग फिजियोक्रेट्स यानी कि प्रकृतिवादी पढ़ रहे थे। हमने नेचुरल ऑर्डर पे बात कर ली थी। जो प्रकृति का नियम है उस बारे में उनके जो विचार हैं और कृषि को उन्होंने जो महत्व दिया है, काफ़ी चीज़ें पिछले सत्र में हमने राज्य के कार्य, कृषि तथा देशी उपज अथवा शुद्ध उत्पादन, इनका सिद्धांत जो है नेट प्रोडक्शन का यानी कि सरप्लस उपज का भी ये सिद्धांत हमने कर लिया था, जो प्रकृतिवादी ने प्रपोन किए हैं। इनके अतिरिक्त इनके इन सिद्धांतों के अंतर्गत हमने इनकी व्याख्या और उनकी आलोचनाएं दोनों कर ली थी। आज हम समाज के धन का परिचक्रण अथवा वितरण, जो इन्होंने प्रकृतिवादियों के संबंध में विचार पर बात करेंगे। समाज में धन का परिचक्रण अथवा वितरण। प्रकृतिवादियों ने सबसे पहले यह विचार प्रस्तुत किया कि समाज के विभिन्न वर्गों में धन का वितरण किस प्रकार होना चाहिए। इसका प्रतिपादन फ्रांसीसी विचारक फ्रांकोइस क्वेने ने अपनी पुस्तक आर्थिक सारणी टेबल इकोनॉमी क्यू तो आर्थिक सारणी में किया था। उनकी पुस्तक थी टेबल इकोनॉमिक क्यू, उनकी एक पुस्तक थी। उसमें क्या था, क्वेने स्वयं चिकित्सक थे। वैसे जो मैंने आपको बताया था, इससे पहले भी जिक्र किया है क्वेने का कि वह ब्लड, शरीर में बायोलॉजी के थे। वो जीव विज्ञान के विशेषज्ञ थे, जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि खून पूरे बॉडी में दौड़ता है, तो ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर इनका वर्क है। तो क्वेने स्वयं चिकित्सक थे, अतः इस नाते उन्हें शरीर में खून के परिक्रमण के संबंध में उनको विशेष ज्ञान प्राप्त था। हॉर्वे ने यह पता लगाया था कि शरीर में रक्त परिभ्रमण करता है। क्वेने ने यह घोषित किया कि समाज में धन का परिभ्रमण भी कुछ निश्चित प्रणाली में होता है। इस आर्थिक सारणी का प्रमुख जो उद्देश्य है, समाज में कृषि द्वारा प्राप्त कुल उत्पादन के वितरण का विश्लेषण करना था। प्रकृतिवादियों का मत था कि अर्थव्यवस्था के लिए धन का परिभ्रमण वही अर्थव्यवस्था के लिए धन का परिभ्रमण वही महत्व रखता है जो मानव शरीर के लिए रक्त के दौरे का होता है। उस समय क्वेने की इस आर्थिक सारणी की बहुत प्रशंसा की गई थी। प्रकृतिवादी विचारक मिराव्यू ने इसकी तुलना एक महान आविष्कार से की थी। उनका कहना था कि आरंभ से लेकर अब तक ऐसे 3 महान आविष्कार हुए हैं जिन्होंने समाज को स्थिरता प्रदान की है। इनमें प्रथम आविष्कार लिखने की जो कला है वह है, दूसरा महान आविष्कार मुद्रा है और तीसरा महान आविष्कार आर्थिक सारणी है, जो उपभोक्ता दोनों आविष्कारों का परिणाम है। जो उपरोक्त दोनों आविष्कारों, जो मतलब ये जो दोनों हैं, मुद्रा का जो आविष्कार और जिन्होंने समाज को स्थिरता प्रदान की है, ऐसे 3, जैसे एक तो पहला तो ये है कि मैंने आपको बताया, पहला जो है वो मिराव्यू ने उसकी तुलना की थी कि पहला तो उन्होंने बताया था कि लिखने की कला, सेकंड उन्होंने बताया था कि मुद्रा और तीसरा बताया था इन्होंने आर्थिक सारणी। ये मिराव्यू ने कहा था। तो ये अपने आप में आविष्कार है। और हेक्टर डोनिस ने भी लिखा है कि आर्थिक समाज में धन के परिचक्रण या वितरण की खोज का आर्थिक विज्ञान के इतिहास में वही स्थान है जो रक्त के परिचक्रण खोज का जीव विज्ञान में स्थान है। आर्थिक विचारकों के इतिहास में आर्थिक सारणी प्रकृतिवादियों की एक महान देन तथा वह भी इसे क्वेने की देन कहा जाता है, क्वेने की महान देन है। समाज में धन का परिचक्रण, सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ
में कोयने ने 3 वर्गों में डिवाइड किया। नंबर 1 था उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग इसमें कृषक तथा कुछ परिस्थितियों में खान खोदने वाले व मछली पकड़ने वाले शामिल किए गए थे। और दूसरा भूस्वामी अथवा संपत्तिशाली वर्ग बनाया था इन्होंने। इस वर्ग में भूस्वामी तथा अन्य परिसंपत्तियों के जो मालिक थे, जैसे ज़मींदार हैं, राजा हैं आदि रखे गए थे। इस वर्ग को निष्क्रिय नहीं माना गया, क्योंकि ये लोग भूमि पर पूंजी निवेश करके उसे कृषि योग्य बनाने में मदद करते थे। भूमि पर पूंजी 3 तरह से लगाई जाती है। एक तो चल पूंजी, देखिए चल पूंजी, एडवांस एन्यूल्स, ANNULES, एडवांस एन्यूल्स यानी चल पूंजी, जिसे प्रत्येक वर्ष प्राप्त हो जानी चाहिए। नंबर बी है अचल पूंजी, एडवांस प्रिमिटिव्स, जिसे कई वर्षों में वापस हो जाना चाहिए। इसके बढ़ने से उत्पादन लागत में गिरावट आती है। इमारतों, जानवरों आदि पर होने वाला व्यय इस श्रेणी में आता है, जो अचल पूंजी कहलाता है। प्रारंभिक पूंजी, एडवांस फॉन्सियर्स, जिसे भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। समाज में धन का परिचक्रण अथवा वितरण। क्वेने ये मानते थे कि भूस्वामी वर्ग प्रारंभिक पूंजी का विनियोजन कर भूमि को कृषि योग्य बनाते हैं तथा बेशी उत्पादन प्राप्त में अपना योगदान देते हैं। क्या मानते थे क्वेने? कि भूस्वामी वर्ग प्रारंभिक पूंजी का विनियोजन कर भूमि को कृषि योग्य बनाते हैं और बेशी उत्पादन प्राप्त में अपना योगदान देते हैं, यानी कि सरप्लस प्रोडक्शन हो, इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, अपना पूरा योगदान देते हैं। इस वर्ग को वास्तविक उत्पादन वाला वर्ग कहा जाता है और उत्पादन में से उसका अंश ज़रूर इसको मिलना चाहिए। ये वो वर्ग है। फिर अनुत्पादक वर्ग कौन से माने जाते हैं इनके द्वारा? इसमें ये कलाकार, उद्योगपति तथा मजदूर, घरेलू नौकर, वकील, डॉक्टर आदि को मानते हैं। यह वर्ग कोई शुद्ध उपज का निर्माण नहीं करता है। प्रकृतिवादियों का विचार था कि केवल प्रथम वर्ग ही समाज में उत्पादक वर्ग है और भूस्वामी वर्ग प्रथम वर्ग पर ही आश्रित होता है। यद्यपि इस वर्ग का उपभोग अनुत्पादक था, परंतु यह वर्ग अनुत्पादक वर्ग की तुलना में कम उत्पादक होता है। प्रकृतिवादियों के समय का भूस्वामी वर्ग भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए निवेश करने वाला साहसी था। प्रकृतिवादियों के समय का भूस्वामी वर्ग भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए निवेश करने वाला साहसी था। औद्योगिक वर्ग को प्रकृतिवादी इसलिए अनुत्पादक मानते थे कि औद्योगिक वस्तुओं के विनिर्माण से कोई अतिरिक्त उपज प्राप्त नहीं होती। और ये एक वैसे विचारणीय बिंदु है कि प्रकृतिवादी उसको अनुत्पादक वर्ग मान रहे हैं, जो कि अभी जितना भी बिजनेस क्लास है उसको धन के परिश्रमण की व्याख्या या परिचक्रण की व्याख्या उन्होंने किस प्रकार करी कि प्रकृतिवादियों का मत था कि तीनों वर्गों में केवल कृषक ही उत्पादक वर्ग है, क्योंकि भूमि ही एकमात्र धन का स्रोत है। यह शुद्ध उपज किस प्रकार परिभ्रमण करती है, ये निम्न विश्लेषण से उन्होंने हम समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, माना कि किसान 500 रुपये के मूल्य का वास्तविक उत्पादन करते हैं। किसान इस 500 रुपये में से 200 रुपये अपने खाने, बीज आदि के लिए रख लेते हैं, अर्थात शुद्ध उपज 300 रुपये के मूल्य की है और इसी का परिचक्रण या परिभ्रमण होता है।
समाज में धन का परिवहन या वितरण किस प्रकार होता है, उसमें ये और है कि इस 300 रुपये मूल्य की जो संपत्ति में माना 200 रुपये के मूल्य का गल्ला है और 100 रुपये मूल्य का कच्चा माल, कपास, चमड़ा आदि है। किसान 300 रुपये की संपत्ति से 200 रुपये संपत्ति स्वामियों तथा अन्य प्रभुता प्राप्त लोगों को कर अथवा उनकी सेवाओं के रूप में दे देता है तथा 100 रुपये मूल्य का तैयार माल शिल्पी, व्यापारी, उद्योगपति आदि से खरीद कर उन्हें बदले में देता है। उद्योगपतियों ने मान लीजिए 200 रुपये का निर्मित माल तैयार किया है। इसमें से वे 100 रुपये का माल किसानों को देते हैं तथा 100 रुपये का माल भूस्वामियों को देते हैं, बेच देते हैं। अब उद्योगपतियों के पास 200 रुपये आ जाता है। भूस्वामियों को जिन्हें 200 रुपये मिले थे उसमें से 100 रुपये उद्योगपतियों को माल के बदल देते हैं और 100 रुपये किसानों को खाद्यान्न के बदले में दे देते हैं। 200 रुपये जो मिले थे उसमें से 100 रुपये उद्योगपतियों को माल के बदले में दे देते हैं और 100 रुपये किसानों को खाद्यान्न के बदले में देते हैं, अर्थात भूस्वामियों को खाद्यान्न एवं निर्मित माल मिल जाता है और उनके पास कोई रुपया नहीं रहता। अब उद्योगपति माल उत्पादन करने के लिए कच्चा माल किसानों से क्रय करते हैं, जिसके लिए 100 रुपये किसानों को कच्चा माल प्राप्त करने के लिए और 100 रुपये खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए कुल 200 रुपये भुगतान कर देते हैं। किसानों के पास फिर से 300 रुपये आ जाता है, जो अगले वर्ष नेक्स्ट ईयर फिर से कर, लगान व निर्मित माल के क्रय करने में काम आता है। इस प्रकार धन का परिभ्रमण चलता है। धन के परिभ्रमण को इस निम्न सारणी से आप समझ सकते हैं। आप ये सारणी देखिए, इसमें क्या लिखा है, धन का परिभ्रमण। उसमें उत्पादक वर्ग जो है वो किसान है। वास्तविक उत्पादन 500 रुपये का है और एक तरफ 200 रुपये का प्रवाहित नहीं होगा और 300 रुपये जो प्रवाहित होगा। 100 रुपये अनुत्पादक वर्ग को वस्त्र, जूते व निर्मित माल के लिए और 200 रुपये भूस्वामी एवं सरकार को कर व संखगान के रूप में। इस प्रकार आप देख सकते हैं इस टेबल में 100 रुपये कृषक वर्ग को खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए, 100 रुपये अनुत्पादक वर्ग को वस्तुएं प्राप्त करने के लिए, ये आप देख सकते हैं। फिर अनुत्पादक वर्ग को प्राप्त 200 रुपये में से किस तरह करेंगे कि 100 रुपये कृषक वर्ग को खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए और 100 रुपये कृषक वर्ग को कच्चा माल आदि प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से ये इन्होंने ये बताया कि किस प्रकार धन का परिचक्रण होता है। आगे हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, इसमें और भी है, इसकी हम आलोचनाएं हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और आप लोग असाइनमेंट्स कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। और कोई चीज़ भी अगर आपको समझ में नहीं आती है तो कृपया मुझे व्हाट्सएप पर लिख कर के बताएं कि ये बात समझ में नहीं आई है, मैं रिपीट करूँगी। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस वाली सिद्धांत की आलोचनाएं करेंगे। थैंक यू सो मच।